हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यूपीपीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग जीएस वर्ल्ड की। ये टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले 5 टेस्ट हो चुके हैं। आप लोग इन टेस्ट को देखते रहें, बहुत हेल्प करेगा। चाहे वीडियो से रिवाइज कीजिए या फिर पीडीएफ से रिवाइज कीजिए, बट प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज 31 से करेंगे। देखिए 31, देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। राधाकुंड झील ये मथुरा में है, इसका 2 हो जाएगा। सरसई नावर झील, ये तो रामसर साइट है ना। सरसई नावर झील इटावा की झील है। मदन सागर झील महोबा, और रामगढ़ ये गोरखपुर का है। चलिए जल्दी से बताइए, इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है अभी तक? टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य में रामसर साइट्स हैं, तो आपको तमिलनाडु लगाना है। 14 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, जो सबसे ज़्यादा हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। इसके बाद तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। इसका स्थान दूसरा है, तमिलनाडु का स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश में ये जो 10 रामसर साइट हैं, ये 10वीं कौन सी थी? 10वीं वखीरा थी। वखीरा रामसर साइट ये कहाँ पर? ये संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी? ये चिल्का थी। चिल्का रामसर साइट को सबसे पहले डिजिग्नेट किया गया था रामसर साइट्स में। चिल्का प्लस केवलादेव, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, ये पहली थी दोनों। कर लेंगे। चलिए ये मैच करा लेना, अब ज़रूरत नहीं है। 32 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन, कितने सेशन स्वतंत्रता पूर्व इलाहाबाद में आयोजित हुए थे? बिफोर इंडिपेंडेंस इलाहाबाद में 3 सेशन हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1888, 1892 और 1910। 3 सेशन आपको याद रखना है इलाहाबाद के लिए। शुरुआत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए वो हम लोग इस कोडिंग से याद रखते हैं, मुखमई बकना, जिसमें से पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, चौथा ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद। बा से मतलब यहाँ पे बॉम्बे याद रखिए, बॉम्बे यानी मुंबई याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। का से मतलब कोलकाता, ना से मतलब नागपुर। ठीक है, ये शुरुआत के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेशन याद हो जाते हैं इस कोडिंग से। पहले सेशन की अध्यक्षता की बनर्जी साहब ने, दूसरे सेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, तीसरा सेशन तैयब जी, चौथा सेशन जो इलाहाबाद में हुआ था जॉर्ज यूल साहब ने इनको रिप्रेजेंट किया था। पांचवा ये जो फिर से मुंबई में हुआ, बॉम्बे में हुआ, बैडरबर्न, इनके जो अध्यक्ष थे बैडन बर्न थे। यहाँ पे लिख दूँ बैडरबर्न, बहुत अनकॉमन सा नाम है, जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं। बॉम्बे के बाद फिर कोलकाता में हुआ, कोलकाता में फिरोज साहब मेहता साहब। और ये जो नागपुर का सेशन हुआ था ये 1891 है। आप यहाँ से ईयर लिखना शुरू करेंगे 1891 आ जाएगा। इसकी अध्यक्षता की थी आनंद चारलू साहब ने, आनंद चारलू। ठीक है, ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 3 सेशन देखे। 1888 में जो सेशन की अध्यक्षता की वो थे जॉर्ज यूल, 1888 में जॉर्ज यूल। और 1892 में डब्ल्यू सी बनर्जी। और लास्ट है 1910। 1910 का जो सेशन था, इस सेशन को रिप्रेजेंट किया था सर विलियम बैडरबर्न। जो आपने यहाँ पे 5वां सेशन देखा था, वही सेशन 1910 में इन्होंने भी रिप्रेजेंट किया था, 1910 का बैडरबर्न। ठीक है, ये इलाहाबाद के लिए अध्यक्ष हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सही सुमेलित बताना है, सुमेलित नहीं है बताना है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में हम लोग 2 मिनरल्स इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, डोलोमाइट और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, वही यहाँ पे भी है। अभी आपको बताना है कि सोनभद्र में डोलोमाइट ज़्यादा है या फिर लाइमस्टोन। उसी तरीके से मिर्ज़ापुर में डोलोमाइट ज़्यादा है या फिर लाइमस्टोन। इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं ना टेस्ट नंबर 5 में, ये होमवर्क है आपका। और इसके साथ साथ कोयला भी पाया जाता है सोनभद्र में। जिप्सम के लिए झांसी, ठीक है, जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर। ललितपुर नहीं जाना जाता, ललितपुर जाना जाता है यूरेनियम के लिए। ठीक है, ये गलत है। फायर के लिए मिर्ज़ापुर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले टेस्ट में, ये सही है। ए सही है, सी सही है। गेरू मतलब होता है ओकर, एक मटेरियल होता है हल्के पीले रंग का होता है, ये भी सही है, ये बांदा में पाया जाता है, याद रखना। यहाँ पे गलत बताना था, गलत है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 34 देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रही है वो दशक कौन सा था? 1961 से 1971 के बीच में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो लगभग 20% हुई। 91 से और 2001 के बीच में जो ग्रोथ रेट रही है वो लगभग 26%। ठीक है, और 81 से 91 के बीच में 25.61, ये भी लगभग 26% है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट फिगर बताना पड़ेगा, कठिन क्वेश्चन पूछा है।
और 2001 से 2011 के बीच में 20.22%। ये यूपी का है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताना था, सबसे ज़्यादा हो जाएगा 25.85, 91 से 2001। हम लोगों ने नेशनल लेवल पर भी पढ़ा था कि सबसे मिनिमम ग्रोथ रेट कब रही है, मिनिमम ग्रोथ रेट कब रही है। एक सेंसस पढ़ते हैं हम लोग 1911 से लेके 1921, है ना। बट ये एक्सेप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम रही थी, उसका कारण नेचुरल तो नहीं था, है ना, नेचुरल नहीं था। कारण क्या था? कारण था बीमारी, कारण था प्लेग, कारण था मलेरिया। इसी से लोग मर गए थे, 4 करोड़ लोग मर गए थे इसी से। इसके चलते ये जो सेंसस आया था, रिपोर्ट आया था, डेटा आया था, ये नेगेटिव आया था। अगर ए ऑप्शन में नहीं रहे तो फिर कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई? वो आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मैं होमवर्क में पूछा करता हूँ बताया कीजिए। एटलीस्ट अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट अपने इस तरह से देख लिया कीजिए नेट पे। चलिए 35 देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। पहला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? प्रयागराज में है, यूपी में। ये करेक्ट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? ललितपुर पढ़ते हैं, है ना, ललितपुर पढ़ते हैं। चित्रकूट गलत है, ये गलत हो गया। तीसरा है 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो। यूपी का सेक्स रेशियो कितना है? 912। मैंने पिछले वीडियो में शायद गलत डिक्टेट कर दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। 912 है। और नेशनल लेवल पे 943 है ना, 943। उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने क्या देखा? 912। ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। और अगर यहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो हम लोग 902 पढ़ते हैं। ये 2 फैक्ट याद रखें। तीसरे पॉइंट में यहाँ पे कंपैरिजन बताना है। 2001 का पता होना चाहिए, 11 का भी पता होना चाहिए। 2001 का जो डेटा था चाइल्ड सेक्स रेशियो का उत्तर प्रदेश का, वो 916 था, और 2011 में आप लोग जान ही रहे हैं 902, यानी घटोतरी हुई है ना। कितने की घटोतरी हुई है? 14 अंक की। तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है, 14 अंक की कमी हुई है, ये भी करेक्ट है। चौथा है प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 1 मिलियन प्लस कितने नगर हैं? 1 मिलियन प्लस 12 हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो ये 12 याद रखें, ठीक है, यूपी के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ये दूसरा गलत है, तो दूसरे को निकाल दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। 134 करेक्ट आंसर है, 134। चलिए 36 देखिए, साबुन के बुलबुले के अंदर का प्रेशर बताना है, क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। देखिए पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में सीखा था। सरफेस टेंशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हर एक लिक्विड की टेंडेंसी रहती है कि वो कम से कम सरफेस एरिया को अटेन करे, कम से कम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश करता है, यानी सिकुड़ने की कोशिश करता है। और इस सिकुड़ना स्टार्ट कहाँ से होता है? ये सिकुड़ना स्टार्ट होता है अपर फिल्म से। अगर मान लीजिए पानी की ड्रॉप है, पानी की बूंद है, तो इस बूंद की जो सबसे ऊपर वाली फिल्म है, इस फिल्म पे क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी अट्रैक्शन को हम लोगों ने सीखा था ससंजक बल, यानी कोहेसिव फोर्स, याद आ रहा? इसी वजह से इस अपर फिल्म पर एक तनाव पैदा हो जाता है। इसी तनाव से ये कम से कम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश करता है। इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो जब कोई पानी की बूंद सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि साइज कम हो गया है। और ऊपर से एक टेंशन फोर्स भी इस पर ऑलरेडी अप्लाई है। तो पानी की बूंद के अंदर तो प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन बाहर जो प्रेशर है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो कम है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ सीख ली कि सरफेस टेंशन के कारण बूंद के अंदर का जो प्रेशर है, या फिर सोप बबल के अंदर का जो प्रेशर है, ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। डी ऑप्शन सही है। कर लेंगे। चलिए 37 देखिए, यहाँ पे पूछा है एनेमोमीटर, इससे क्या मेज़र करते हैं? वायु की चाल मेज़र करते हैं, सही है। दूसरा है टैक्योमीटर। टैक्योमीटर को लेकर कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, एक तो टैकोमीटर होता है, एक टैक्योमीटर होता है। ये यहाँ पे टैक्यो लिखा है। अगर टैको के बारे में पूछा जाए तो टैकोमीटर का काम है स्पीड को मेज़र करना, और ये जो टैक्योमीटर है ये सर्वे के लिए यूज किया जाता है। इससे अर्थ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्थिति को देखा जाता है, वर्टिकल स्थिति को देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दाबांतर गलत लिखा है। प्रेशर डिफरेंस तो हम लोग बैरोमीटर से मेजर करते हैं ना, बैरोमीटर से। अमीटर विद्युत धारा, सही है, पहला भी सही था। और डी ऑप्शन है पायरोमीटर। पायरो ये रूट वर्ड होता है हाई टेम्परेचर का।
ठीक है, तो इसके सामने उच्च तापमान लिखा है, ये भी करेक्ट है। गलत मैच है बी ऑप्शन, गलत पूछा गया था। चलिए 38 देखिए, सर सीवी रमन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑब्जर्व किया जाता है इस तारीख को, और यही 28 फरवरी तारीख होती है आविष्कार की। ठीक है, आविष्कार की। किस आविष्कार की? रमन इफेक्ट की, रमन इफेक्ट की। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन साहब को। सी ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए 39 देखिए, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव का नाम नोबल तेल है? ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, TNG। ये क्या है? ये हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव। चलिए 40 देखिए, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया का आप केमिकल फॉर्मूला देखिए, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। NH2CO NH2। यहाँ पे आपको कार्बन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, तो आप इजीली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लगा ले जाएंगे। डी ऑप्शन। रिएक्शन किस किस की कराएंगे? अमोनिया का कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये सब मिलेगा। चलिए 41 देखिए, मैच कराइए जल्दी से। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का यूज होता है बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट में। और किस तरह का पावर प्लांट होता है? आइसक्रीम बनाने का। बड़े बड़े स्केल के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनमें यूज किया जाता है द्रव अमोनिया का। हिंदी में बोलते हैं प्रशीतक। 4 हो जाएगा इसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, घाव की मरहम पट्टी। देखा होगा आपने इसको, कॉटन में हम लोग इसको लगाते थे, लाल रंग की हो जाती थी ये दवा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आग पर छिड़का जाता है। और एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, याद रखना। चलिए तो मैच करा लेना अब, आगे कीजिए। 42 देखिए, 42 में पूछा है नॉक्टर्नल एनिमल कौन है? रात्रिचर जंतु कौन से हैं? तो आसान सा क्वेश्चन है, गौरैया थोड़ी ना रात्रिचर होती है, हिरन नहीं होता है, कुत्ता नहीं होता है, इसके अलावा तोता भी नहीं होता है। सी ऑप्शन सही है, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। इजी क्वेश्चन है। चलिए 43 देखिए, 43 हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार हैं, इनके बारे में पूछा गया है। और नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो जीवाणु हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पादप जो होते हैं इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार यानी लेगुमिनस प्लांट्स जो हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेगुमिनस प्लांट का क्या है? मटर, जिसमें से हम लोगों ने एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एजोटोबैक्टर हुआ, माइकोरेजिया हुआ, और साथ में ये भी जाना था कि ये जो एजोटोबैक्टर है ये अपने आप में राजा बैक्टीरिया है। राजा इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, ये अकेले कर ले जाता है। लेकिन ये जो माइकोरेजिया बैक्टीरिया है ये अकेला नहीं कर पाता है, इसको ज़रूरत होती है। और दूसरे की जब ज़रूरत होगी तो रिलेशन कैसा हो जाएगा? सहजीवी हो जाएगा। सहजीवी का मतलब होता है सिम्बायोटिक। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब समझते हैं ना? नाइट्रोजन फिक्सेशन का बस इतना मतलब है कि प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराना, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है, उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ये जो प्लांट्स हैं वो यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ये यूजलेस होती है प्लांट्स के लिए। इसलिए सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। और याद रखने के लिए ये भी बताया था कि ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है ये तो एयर के फॉर्म में है, हवा के फॉर्म में है, तो ये तो फिक्स हो नहीं पाएगी, ये तो उड़ जाएगी। फिक्स होने के लिए क्या चाहिए? इस नाइट्रोजन को सॉलिड के फॉर्म में चाहिए या फिर सॉल्ट के फॉर्म में चाहिए। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस फिक्सेशन में यही होता है कि नाइट्रोजन को साल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है इन बैक्टीरिया के द्वारा, जिसे हम लोग नाइट्राइट पढ़ते हैं, है ना, नाइट्रेट पढ़ते हैं। और प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कर लेना इस सवाल को, अब आसान हो गया। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहजीवी। ठीक है, सहजीवी। चलिए 44 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं? जस्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है। 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार उगते हैं। चलिए 45 देखिए, प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता है। इन ऑप्शंस में किस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और वसा पाया जाता है? यही ना पूछा है। फैट्स के बारे में हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी थी पिछले क्वेश्चन में। एक सैचुरेटेड फैट पढ़ा था और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट पढ़ा था, याद आ रहा? जिसमें से गुड फैट्स किसको बोला जाता है? अच्छे जो फैट्स होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं, इसलिए इनको गुड फैट्स बोला जाता है। और जो शरीर के लिए बेकार फैट्स होते हैं उन्हें सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, इनको बैड फैट्स बोला जाता है। ये सीखा था। लेकिन शरीर को लिमिटेड मात्रा में ज़रूरत दोनों की है। सैचुरेटेड फैट्स किस में पाए जाते हैं? पैकेट्स वाले भोजन में, या जो फ्राइड फूड्स खाते हो, स्ट्रीट फूड्स जो रोड पे खाते हो, इन सब में होता है, तो इन सब से बचिए।
और यहाँ पे प्रोटीन के बारे में पूछा है। प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। फैट भी पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। प्रोटीन किस प्रकार का फूड है? ये मसल बिल्डिंग फूड है, ठीक है, मसल बिल्डिंग यानी टिश्यू बिल्डिंग, सेल बिल्डिंग। चलिए 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? एक मच्छर की प्रजाति है एडिस एल्बोपिक्टस, इस मच्छर को बोला जाता है टाइगर मॉस्किटो। तो एक फैक्ट तो यही सीखा हम लोगों ने। और टाइगर मच्छर क्या क्या करता है? डेंगू कर देता है, चिकनगुनिया कर देता है, येलो फीवर कर देता है, लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस नहीं करता है। क्यूलेक्स एक प्रजाति मच्छर की इसके कारण होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 देखिए, यहाँ पे 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मैथुनोपरांत यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉपुलेशन बोलते हैं। कीट पतंगों में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे कॉपुलेशन बोलते हैं, और जानवरों में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे मेटिंग बोला जाता है। ये घटना पाई जाती है मकड़ियों में। मादा मकड़ी जो होती है वो नर मकड़ी को मार देती है आफ्टर कॉपुलेशन, और ये वही नर मकड़ियाँ होती हैं जो शरीर से कमज़ोर होती हैं, ठीक है। और जो नर मकड़ियाँ शरीर से मजबूत होती हैं वो निकल जाती हैं, वो बच जाती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। चलिए 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? आसान सा क्वेश्चन है, लाख का कीड़ा। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा तो देख लेना है लाख का कीड़ा कैसे दिखता है। और ये चीज़ मादा कीट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मादा कीट। और अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया के द्वारा लाख का। चलिए नेक्स्ट कीजिए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग के बारे में हम लोगों ने करंट पीडीएम में अच्छे से पढ़ा है। ये किससे संबंधित है? ब्रेन से, मस्तिष्क से। और ये अटैक किस पे करता है? मेमोरी रिटेंशन सेल्स पे। मेमोरी पावर लूज हो जाती है, इससे लॉस हो जाती है मेमोरी पावर, याद नहीं रहता है कुछ, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, छीड़ हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 50 देखिए, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही इंक निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? जस्ट फैक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन, CH4 बोलते हैं इसे। 51 में क्या है यहाँ पे बताना है, एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सी माउंटेन पीक भारत में नहीं है? त्रिशूल उत्तराखंड में है ना, त्रिशूल उत्तराखंड में, कामेत उत्तराखंड में, गोरालाटा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ की माउंटेन पीक है। गोसाईनाथ नेपाल में, ठीक है, नेपाल। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 52 देखिए, पहला स्टेटमेंट है महानदी रिवर का जो सोर्स है, उद्भव है, छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश तो नहीं है, कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? कर्नाटक से निकलती है। और उस हम लोग पहाड़ी का नाम भी पढ़ते हैं, ब्रह्मगिरी, है ना, ब्रह्मगिरी। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में, सही है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। ये ACOD सही है, बी गलत है, यहाँ पे गलत बताना था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दक्षिण गंगा किस नदी को बोलते हैं, और एक क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं। दोनों के आंसर अलग अलग हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, होमवर्क है। चलिए 53 देखिए, इन ट्राइब्स को मैच करा दीजिए उनके निवास स्थान से। भील ट्राइब कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। संथाल झारखंड में। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। लेप्चा ये सिक्किम की ट्राइब है, और टोडा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु। तो यहाँ पे कोडिंग बना लीजिए, भील 3 हो जाएगा, संथाल 1 हो जाएगा, लेप्चा 4 हो जाएगा, और टोडा 2 हो जाएगा। 3142 3142। चलिए 54 देखिए, 54 में पहले स्टेटमेंट में है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। देखिए मानसून के बारे में हम लोग बेसिक चीज़ें जानते हैं। मानसूनल जो एयर है, मानसूनल जो हवाएं हैं वो एंटर करती हैं केरल से, है ना, केरल से एंटर करती हैं जून के महीने में। और ये जो मानसूनी हवाएं हैं इनको कौन सा मानसून बोलते हैं? ये साउथ वेस्ट मानसून है। और इसके साथ ये भी जानते हैं हम लोग कि इस साउथ वेस्ट मानसून की एक स्ट्रीम वेस्टर्न घाट के पैरेलल होते हुए नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, और एक स्ट्रीम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से होते हुए नॉर्थ में एंटर करती है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में मानसून ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करता। नॉर्थ इंडिया में मानसून की अवधि कम होती है, क्लियर है। और अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षा की बात करें, बरसात की बात करें, तो इसका भी आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आ रही हैं इनके पास नमी है, मॉइस्चर है, लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ रही हैं इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। तो इस रीजन में तो बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन इस रीजन में बारिश कम होती जाती। किस वजह से कम होती जाती? क्योंकि मॉइस्चर कम हो जाती है, हवा में
मॉइस्चर कम हो जाती है। तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा कहाँ पे है? पूर्वी भाग में। वर्षा की मात्रा कम कहाँ पे है? पश्चिमी भाग में। कर लेंगे। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। पहला है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, ये सीखा हम लोगों ने, सही है। दूसरा है नॉर्थ इंडिया के मैदानों में वार्षिक वृष्टि यानी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये देखा ना अभी हम लोगों ने, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही है, सही बताना था। चलिए 55 देखिए। यहाँ पे कथन में पढ़िए, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कथन तो सही है, ग्रेन्स के उत्पादन में, प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, बहुत अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि हुई है। लेकिन साथ साथ में हम लोग इसके रिपरकशंस भी पढ़ते हैं, इसके जो इम्पैक्ट रहे हैं वो हर जगह पॉजिटिव नहीं रहे, नेगेटिव भी रहे। कारण में लिखा है भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। ये रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या है? इसका मतलब है कि भारत के कुछ ही क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे हरित क्रांति का लाभ हुआ था, लेकिन बाकी क्षेत्र पे इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अगर आप डेटा देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, तो 40% लाभान्वित रहा है हरित क्रांति से, 60% एरिया बेनिफिशरी नहीं रहा है। तो यही तो रीजनल डिस्पैरिटी है, क्षेत्रीय असमानता है। जैसे अगर पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ तो बल्ले बल्ले थी, लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में क्या हरित क्रांति से मिला? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है कारण कथन को। उत्पादन में वृद्धि का तो कारण हाई ईल्ड वैरायटी के जो बीज थे ये था ना, इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों अपने आप में सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 56 यहाँ पे देखिए, नेपानगर इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा फैक्ट है, कागज़ के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश की जगह है। पिपरी पावर प्लांट के बारे में जानते हैं, सुने होंगे, उत्तर प्रदेश पिपरी पावर प्लांट, ये किसके लिए जाना जाता है? ये तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी। कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या है? एल्यूमिनियम, सही है। और चितरंजन यहाँ पे ट्रेन्स के डिब्बे बनते हैं। कहाँ पे है ये वेस्ट बंगाल में। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। बी ऑप्शन गलत है, पिपरी कीटनाशक दवाओं के लिए नहीं जाना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है, विद्युत के लिए जाना जाता है, गलत बताना था। चलिए 57 देखिए, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में यानी पोर्ट्स में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ओपन सी पोर्ट का मतलब होता है कि जो जहाज होते हैं, जहाज तट से दूर यानी कोस्ट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, और इस तरह का पोर्ट है चेन्नई। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, ये चेन्नई जो है पोर्ट है, ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है? ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये इंडिया का मैप है, ये पूर्वी तट है ना, ये पश्चिमी तट है, ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है। अरब सागर की तरफ ज़्यादा गहराई है, यानी इस रीजन में ज़्यादा गहराई है, या फिर इस रीजन में गहराई ज़्यादा है? आपके लिए हिंट ये है कि ये वाला जो रीजन है ये उथला है, ठीक है, ये उथला है, और ये वाला जो रीजन है ये गहरा है। अब बताइएगा चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है? चलिए 58 देखिए, 58 में भारत में किस क्षेत्र को चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है? राइस बॉल, चावल का कटोरा, केजी बेसिन है ना, केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन को बोला जाता है। और आंध्र प्रदेश का आपने एक रीजन के बारे में पढ़ा होगा, रॉयल सीमा है ना, रॉयल सीमा के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? ये राइस प्रोडक्शन का बहुत अच्छा खासा क्षेत्र है, राइस के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और ये रीजन यहीं से बिलोंग करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 देखिए, यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना है, नदियों से मिला दीजिए। पोचमपात परियोजना ये गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना में, इसका 2 हो जाएगा। नागार्जुन, नागार्जुन कृष्णा रिवर पर बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पर, बी का 4 हो जाएगा। इडुक्की, ये तो बहुत कॉमन है, सैकड़ों बार पीसीएस के द्वारा पूछा गया, किस नदी पे है? ये नदी इंपॉर्टेंट है, पेरियार रिवर, और केरल में, ठीक है, 3 हो जाएगा। माता टीला, आपको बेतवा के बारे में 2 डैम याद रखना है, पहला है माता टीला, ठीक है, माता टीला, और दूसरा है राजघाट, राजघाट डैम, और ये दोनों प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, एमपी प्लस यूपी। तो माता टीला बेतवा हो जाएगा, मिला लेंगे अब। चलिए एक होमवर्क बताएंगे, एक रिवर का नाम है केन, केन रिवर, केन रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, बताइएगा। चलिए 60 देखिए, पहला वाक्य, बूलर झील भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। दूसरा वाक्य, बूलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जम्मू कश्मीर याद रखें, झेलम नदी भी याद रखें। तीसरा है, सांभर लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी करेक्ट है। और चौथे में लिखा है बेम्बनाड, ये लेक है और ये लेगून है, ठीक है, लेगून है, लेगून का मतलब
लगून का मतलब होता है कि इनका एक हिस्सा सागर में मिला होता है, महासागर में मिला होता है। केरल की सबसे छोटी लगून है, छोटी नहीं है, सबसे बड़ी लगून है, ठीक है, सबसे बड़ी है। चौथा गलत है, तो चौथे को निकाल दीजिए, बाकी तीनों सही हैं। तो 1 2 3 हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कीजिए, इतना कीजिए। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने टेस्ट नंबर 6 के कर लिए। मिलते हैं अगले भाग में। बहुत बहुत शुक्रिया।